नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो जीएस का पार्ट होता है उसमें एक जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं लगभग सारे एग्ज़ाम में एक ही तरह से पूछता है। अगर वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से ही आप जान जाए तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। इसके आगे भी जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आपके लिए आते रहेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी से भरी टंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देने का क्या कारण है? तो दोस्तों, इसका कारण होता है अपवर्तन। जैसे प्रकाश से संबंधित दो घटनाएं होती हैं, एक होती है परावर्तन और एक होता है अपवर्तन। परावर्तन में क्या होता है, किसी पृष्ठ पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वापस लौट जाती हैं, जबकि अपवर्तन में क्या होता है, वहाँ से बेंड हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, या तो फोकस की ओर या तो फिर फोकस से दूर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसका क्या कारण होता है? इसका कारण होता है दोस्तों पृष्ठ तनाव, या इंग्लिश में इसे हम सरफेस टेंशन भी कहते हैं। ठीक है। तो जैसा कि आप देखते होंगे ना कि पानी की जो बूंदें हैं अक्सर गोलाकार ही हैं, चाहे बारिश की बूंदें हों, जैसे भी हों, आप देखेंगे गोलाकार रहती है। तो उसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, एक पहिया जमीन पर एक समान स्थानांतरित चाल से रोल करता है, इसका क्या कारण है? पहिए पर अधिकतम पहिए का शीर्षतम बिंदु रैखिक वेग वाला बिंदु है। ठीक है। अब एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो इसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे सीधे आंसर लिख लिया है। अभी कुछ क्वेश्चन में हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, जलप्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का क्या कारण होता है? क्योंकि गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेजर बीम सदा होती है कैसी? ये समांतर बीम होती है दोस्तों, यानी इसकी जो किरणें होती हैं समांतर जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, तो उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले। आप कभी भी नोटिस करिए, जब आप मान लीजिए यहाँ छत से है, यहाँ से आप कोई चीज़ गिरा रहे हैं, तो कंटिन्यू जब ये नीचे आ रहा है तो इसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है। तो गिरने के जस्ट पहले जो स्पीड होती है वही सबसे ज़्यादा होती है, और स्पीड पर ही डिपेंड करती है गतिज ऊर्जा या फिर काइनेटिक एनर्जी। इसलिए भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले उस पत्थर की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी। ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत पर काम करती हैं? तो दोस्तों, इसका नाम है पास्कल सिद्धांत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन किससे गुजरना होता है? आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? तो कांच से जल। देखिए क्या होता है, जब अपवर्तन होता है दोस्तों, तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग माध्यम होता है, जैसे कि सघन माध्यम, विरल माध्यम। अब जैसे मान लीजिए कि हवा एक माध्यम है और जल एक माध्यम है, तो जो जल के कण होते हैं नज़दीक नज़दीक होते हैं, तो उसे हम सघन कह सकते हैं या डेंसर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। और जो हवा के कण दूर दूर होते हैं उसे विरल कहते हैं या रेयर कहते हैं। ठीक है, रेयरर। तो प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? कांच से जल। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? सभी तरंग दैर्ध्य को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है संवेग संरक्षण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगले 10 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वो ऑप्शन से रिलेटेड हैं। ठीक है। अब जैसे ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है एटोनॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ए, जानवरों एवं पौधों की संरचना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों को अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, पक्षी, कैंसर, स्तनधारी, मिट्टी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है कैंसर, यानी कि ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? कैंसर के अध्ययन से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, न्यूमिटैज्मेटिक किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन ए है सिक्कों, ऑप्शन बी है संख्याओं, ऑप्शन सी है टिकटों, ऑप्शन डी है अंतरिक्ष। इसका करेक्ट ऑप्शन है सिक्कों।
ठीक है। तो जो न्यूमिनेटिक्स है किसके रिलेटेड है, सिक्कों के अध्ययन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है। इसके ऑप्शंस देखेंगे हम, मानव जाति के विभिन्न नस्ल, पौधों की आनुवंशिकी, यूरोपीय क्षेत्र के लोग, या फिर आनुवंशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन। तो दोस्तों इसका जो आंसर डी है यही बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। यानी कि जो यूजेनिक्स है इस किससे संबंधित है, आनुवंशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, पौधों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन, शोरगुल का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन। इसका करेक्ट ऑप्शन है पक्षियों का अध्ययन, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, एपिडेमियोलॉजी किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है एंडोडर्मिस रोग, दूसरा है डर्मिस रोग, तीसरा महामारी रोग और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो एपिडेमियोलॉजी होता है ये महामारी रोग होता है, इसके अध्ययन से संबंधित है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वैसे ये 18वां क्वेश्चन है, 10 मैंने अलग कैटेगरी से लिए थे, 10 अलग कैटेगरी से लिए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कह रहा है सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, पारा वाले थर्मामीटर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ये हाइग्रोमीटर, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा, आई थिंक लैक्टोमीटर ही इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, तो बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ओम मीटर, इलेक्ट्रोमीटर, गैल्वेनोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर। तो प्रतिरोध का मात्रक दोस्तों ओम होता है, तो जो प्रतिरोध मापने के लिए हम उपकरण का यूज़ करते हैं उसको ओम मीटर कहा जाता है, ठीक है। तो ये रहे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ फिर किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू।